ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और हम चंद्रमोहन गुप्ता जी से जानना चाहेंगे। चंद्रमोहन जी, जिस तरीके से नम्रता जी ने आप पे आरोप लगाया, आंख दिखानी है तो चाइना को दिखाइए ना। जिस तरीके से चाइना लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, ये आरोप नम्रता जी ने लगाए हैं। जैसे नम्रता जी ने आरोप लगाया, इनको 16 साल तक आपकी हुकूमत रही है, इन 30 में से जब से हमारी हुकूमत है जी, ये जो पंडित नेहरू जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, जब इन्होंने पंचशील 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 गाते रहे, हिंदी चीनी भाई भाई कहते रहे, वो हिंदी चीनी भाई भाई कहते कहते और चीनी हमारी पीठ पे शूरा घूमते रहे। 1962 की जंग सबने देखी है, क्या हालत की इस चाइना ने। जितना इलाका उन्होंने उस वक्त लिया हमारा 1962 में, वो कांग्रेस के राज में और नेहरू के राज में। जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बोला था कि ये इलाका हमारा जा रहा है, तो नेहरू जी ने जवाब दिया था, क्या जहाँ कोई उपजाऊ नहीं होता, जहाँ फसल नहीं होती, तो उसको क्या करना है। तो अटल जी ने वहाँ बोला था उस वक्त खड़े होके, अगर घर का कोई बुजुर्ग गंजा हो जाए तो उसको घर से नहीं निकाल देते। ये शब्द हमने सुने हुए हैं। ये सारा इलाका तब का है जब से इस देश की बागडोर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संभाली है, तब से एक इंच जमीन भी चाइना की जरूरत नहीं है, ना कि पाकिस्तान की जरूरत है कि इधर हिंदुस्तान की तरफ देख जाए, चाहे वो कूटनीति से हो, चाहे वो हमारी सुरक्षा की नीति से हो। आज पूरा देश हमारा सुरक्षित है, कोई भी बॉर्डर हो, आज चारों तरफ हमारी इतनी सुरक्षा आज तक कभी नहीं हुई, चाहे वो इंटरनल सुरक्षा है, चाहे बाहर की सुरक्षा है। वक्त आएगा और जिस तरह पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, मैं नर्मदा जी से सहमत हूँ श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए, तब भी हमारे अटल जी ने उस वक्त कहा था ये चंडी का रूप है। वक्त आएगा ये एक एक इंच जमीन जम्मू कश्मीर पीओजी की जो है दोबारा अपने भारत में मिलेगी और भारत हमारा फिर अखंड होगा। ये जितने, मैं तो ये आप पीओजेके की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ आने वाले समय में ये जितने भी हमारे सार्क के देश हैं, वो वक्त आने वाला है, सब फिर एक हो जाएंगे और फिर जो अखंड भारत था, हमारी सीमाएं यहाँ तक थी, वहाँ तक जाएंगे। उस तरफ आज हमारा देश बढ़ रहा है। जी सरदार अमरीक सिंह जी, जब मंगला डैम बना था तो इंदिरा गांधी ने मुबारकबाद दी थी पाकिस्तान को, तब आपको कैसा लगा था? देखिए, मुबारक देने की तो हमें खुशी है जी, लेकिन पाकिस्तान की जो नीयति थी ना जी, भारत के पक्ष में वो बिल्कुल उल्ट थी। आज तक देखो, अगर 1999 में राजीव गांधी और शेख अब्दुल्ला क्या नाम है, उमर अब्दुल्ला, ये रिगिंग ना करवाते तो आज कश्मीर में मिलिटेंसी ना होती। जो लोग जीत रहे थे उनको हराया, जैसे कि पाकिस्तान में हो रहा है अब, वैसे इन्होंने कश्मीर में पाकिस्तान बना के रख दिया था। इन लोगों ने कश्मीर को सत्यानाश कर दिया। मनोज जी, आज हम अगर रेफ्यूजी बने हैं तो इनकी बदौलत, जैसे मैडम नम्रता जी ने कहा है कि नेहरू जी ने ये किया, नेहरू ने वो किया, मैं तो कहता हूँ नेहरू की वजह से हम सफ़र रहे, उनकी वजह से हम लोग सफ़र रहे। जम्मू कश्मीर में हम विस्थापित, अपने देश में विस्थापित बन के बैठे हैं और हमें आज तक अपना हक ना दिया गया। क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब 47 में हमारे लोग वहाँ से आए तो हमारे कोई सरकर्दा लीडर थे, जैसे और बशीर साहब आप खास तौर पर आप सुनिएगा, जैसे 1947 में आए तो हमारे जो सरकर्दा लीडर थे, जैसे मास्टर बेली राम जी एमएलए थे, सरदार कुलबीर सिंह जी थे, तो इनके साथ एक वफद गया हमारे सरकर्दा लीडर के शेख अब्दुल्ला के पास, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के पास श्रीनगर गया कि शेख साहब हम ठंडे इलाके से आए हैं, हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं हो सकती हमारे से, हम ठंडा पानी पीते रहे, तो हमें कश्मीर में जो सुंबल सोनावाड़ी, ये करीबन कितने 100 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी थी कि शेख साहब हमें 10-10 वाली ज़मीन हमें यहाँ पर दे दिए, हम अपनी छोटी झुग्गी झोपड़ी बनाकर हम अपना गुजारा करें इधर और हम ठंडे आ रहे हैं। शेख ने कहा नहीं, ये बात दोबारा नहीं आप रिपीट नहीं करना, आपके लिए बनाल की उस तरफ है, वहाँ पर बहुत जगह है हमारे पास, वो आप कैंपों में रहिए, बाद में हम देखेंगे। देखो नीति जो है ना, आज हमारे शरणार्थी हैं 75 साल में से, मेरी बहन मैडम ने कहा कि कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया 47 में, 75 साल हो गए हम सफर बैठे। 1947 के शब्द मोदी साहब की बात करते हैं, देखिए मोदी साहब की जुर्त देखो, मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान में घुस कर जाकर उन्होंने मिलिटेंट्स को मारा, और आज भी ये संकल्प है हमारा कि पीओजे के लेकर हम दम लेंगे, वो हमारा है ना ही हमारी वहाँ पर ज़मीन जो है वो मूवेबल या इमूवेबल थी, रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की, जहाँ पाकिस्तान ने की, वो हमारा एरिया है, हमारे बाग बगीचे मवेशी सारी संपत्ति हमारी वहाँ पर रैग छोड़ कर आए हैं, और 5 लाख जो हमें मिला है मोदी साहब की मेहरबानी से। कांग्रेस वाले ने क्यों नहीं दिया हमें उस वक्त पैसा? रेजोल्यूशन जब इन्होंने देखा कि हमारी गवर्नमेंट जा रही है तो इन्होंने 25 लाख का रेजोल्यूशन बना के भेज दिया, मोदी के सिर पर डाल दिया। तो फिर भी मोदी जी की फराख दिली कि 5 लाख उन्होंने हमें दिया,
और उम्मीद है कि आने वाला जो टाइम है और जो बकाया रकम है वो भी हमें मिलेगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो जम्मू कश्मीर की हालात है, ये अगर कांग्रेस गवर्नमेंट ना होती, शेख अब्दुल्ला की शरारत ना होती, तो आज देखो अभी भी उसका बेटा जो है फारूक अब्दुल्ला जम्मू में कुछ बोलता है, दिल्ली में कुछ बोलता है, श्रीनगर में कश्मीरियों को गुमराह करके उन्होंने देश का सत्यानाश किया। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे लीडर को, जैसे शेख अब्दुल्ला को 22 साल जेल जाना पड़ा, इसको भी जेल में ठोको और कश्मीर में जो है शांति आ जाएगी, क्योंकि इसी ने कश्मीर में मिलिटेंसी पैदा की है। और 1999 में इसने कहा कि पिंडी लोगों को रावलपिंडी जाओ, नौजवानों को वो नौकरी लेने के लिए जाते हैं कि पिंडी जाओ, पाकिस्तान जाओ और कश्मीर को वहाँ से हथियार लाओ और कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मदगम करो। ये इनकी वफादारी है हिंदुस्तान के साथ। जी नम्रता जी, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आपके कार्यकाल में इवन सिंगल पैनी भी इनको नहीं मिली है, जो मिला है वो 5 लाख की पहली इंस्टॉलमेंट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने दी है। आपने 25 लाख का मसौदा बना करके, प्रस्ताव बना करके दिल्ली में भेज दिया था लास्ट। जी देखिए, आज भी जो विस्थापित पीओजेके के हैं जम्मू प्रोविंस के अंदर, उनकी संख्या 8 लाख से ऊपर है। ठीक है, ये मानते हैं, परिवारों की परिवार 8 लाख परिवार, 16 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है जी। तो उसके बाद ये सब विस्थापितों को यहाँ जम्मू में लैंड राइट्स दिए, यहाँ वोटिंग राइट्स दिए। किसने दिए? कांग्रेस ने दिए ना। यहाँ उनको घर बनाए, आज भी उनके पास वो सारे अधिकार हैं, वो किसने दिए? कांग्रेस ने दिए। जब ये प्रस्ताव पार्लियामेंट्री कमेटी में पास किया, वो कांग्रेस ने किया। कोई भी हुकूमत जब पार्टी होती है, आज जो मोदी जी यहाँ ऐलान करके गए हैं, मैं ये कर दूंगा, फला कर दूंगा, ढमाचा कर दूंगा, वो यही है ना कि आने वाले दौर में होगा। हमने भी ये फैसला किया कि हम 30 लाख रेफ्यूजियों तक देंगे और पहुंचाया जाएगा, जिसे सिर्फ इन्होंने 5 लाख किया, और 5 लाख भी सिर्फ 65% विस्थापितों को मिला है। अभी भी 35% जो पॉपुलेशन है वो उसको नहीं मिला, और ये उनका राइट है, क्योंकि अपने देश में ही वो विस्थापित हुए, क्योंकि ये जो हमारी महाराजा की विरासत थी, ये वहीं से आए थे और आज वो हिस्सा पाकिस्तान में है। मेरा ये मानना है कि ये जो इल्जाम लगाते हैं ये उनसे पूछ नहीं पाते, क्योंकि जुबान बंद है आज इनकी। देखिए, आज जो सरकार है, डेमोक्रेसी है कहाँ? आज ट्विटर पे अकाउंट्स बंद किए गए और ट्विटर ने ये कहा कि ये बहुत ज्यादा गलत है, हम इसके लिए कंडेम करते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि ये ट्विटर के अकाउंट्स को बंद किया जाए। ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे? किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं जनाब आप? आज जो किसानों के साथ आप कर रहे हैं, आपने मधुरा जी के पिताजी को क्या नाम है उनका, स्वामीनाथन जी को अवार्ड दिया, और उन्होंने अवार्ड सेरेमनी में कहा कि दे आर फार्मर्स नॉट क्रिमिनल्स और टेररिस्ट, जिनको आप इस तरह से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो आप जिस तरह से आज अपने देश के अंदर जो जनता रह रही है और आंदोलित, आज पूरा समाज है, चाहे वो किसान हो, लद्दाख से लेकर मणिपुर तक देश आंदोलित है। आप बात करते हैं, आज राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य वो होता है जिसपे जिसको जो हक हो उसे कहने की, उसकी आवाज ना दबाई जाए। सत्यपाल मलिक ने आवाज उठाई तो आज उस पर आपने ईडी की रेड करवा दी। आप डेमोक्रेसी की ना परिभाषा जानते हैं और ना डेमोक्रेसी होती क्या है उसे जानते हैं। आप हिटलर शाही में विश्वास करते हैं, और जो 2 इंजन की सरकार की आप बात करते हैं, वो भलीभांति आज उसकी रूपरेखा ना ही केवल देश विदेश में भी आज आपकी, क्या आज जम्मू का आपने पूरे भारतवर्ष को किस तरह से आज 80% बना दिया है, ये मजाक का पात्र बना के रख दिया कि अपने किसानों पे आप गोलियां चलाते हैं, उन पे आप बैरिकेड्स लगाते हैं, अश्रु गैस, और आज तो आपने हद कर दी, आपने गोलियां चलानी शुरू कर दी किसानों पे जो अन्नदाता है। चलिए बशीर साहब, इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीयत और नीति का अमरीक सिंह जी ने पोस्टमार्टम कर दिया। उन्होंने बताया कि हमारे बुजुर्गों का एक शिष्टमंडल गया था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को मिलने के लिए और ये कहने के लिए कि वहाँ पर कश्मीर में हमें जगह दे दीजिए 10-10 मरले, वो मकान खुद बना लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपको टनल के उस पार ही जगह मिल सकती है। यानी उनको अपने वर्चस्व का डर था, और शायद यही डर उस चीज़ का संकेत देता है जब यूनिलैटरल सीज फायर किया गया, सेना को वापस बुलाया गया, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का दबाव होगा पंडित ने। पहली बात यह है कि मैंने इन्होंने तो डॉक्टर साहब का भी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी जिक्र किया। मेरी बात सुन लीजिए, इनको हक है जो ये कहें, मुझे हक है कि मैं उसकी बात करूं। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जिस वक़्त महाराजा बहादुर ने एक्सेशन किया वो जेल में था, जिस वक़्त यूएनओ में गए, आज भी कश्मीर के अंदर यूएनओ ऑफिस मौजूद है। अगर सब कुछ है तो ये उसको
वापस भेज दें। 10 साल तो हो गए, 16 साल टोटल हो गए बीजेपी के उसमें, तो 10 साल में यूएनओ का ऑफिस वापस भेज दें, नंबर 1। नंबर 2, इनको हक है बात करने का कि रिफ्यूजी थे, यहाँ हुआ, डेपुटेशन लेके गए। जिस वक्त शेख साहब के पास 75 में या 79 में कहते हैं डेपुटेशन लेके गए, तब से पहले 25 साल तो यहाँ कोई और था। नहीं 47 में नहीं, 47 मुझे नहीं मालूम, आई एम सॉरी। 75 में नहीं, ये 48 में गए थे। जब वहाँ से उधर आए थे हम लोग, हमारे जो बुजुर्ग थे वो गए थे। नहीं एक मिनट, मुझे पहली दफा, अब चूंकि इस ना तो शेख साहब इसका जवाब देंगे, कोट कर रहे हैं ना, 75 में नहीं था ये। मान के चलते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ कि जब ये एक्सेशन हुआ और एक्सेशन के बाद तस्लीम कर लिया कि पीओके हमारा है और रिजर्व हो गई सीटें, तो रिजर्व सीटें आज भी हैं। आज तो एक मैकेनिज्म बनाया मोदी जी ने कि उनको जी नॉमिनेशन करेंगे, लेकिन दे नहीं रहे। अच्छा, जो अमाउंट है, आज मैं आपको बताता हूं कि 1947 में जब चंद्रमोहन जी भी बात कर रहे थे कि जनाब चाइना के अंदर ये हुआ, 1962 का हिंदुस्तान देखो ना जरा, पहले क्या था आपके पास, ये तो देखो ना। ये जो हिंदुस्तान आपको 2014 में मिला जनाब, एक ताकतवर हिंदुस्तान मिला, जिस पर आप बबलियां मार रहे हो, जिस पर आप बातें कर रहे हो। आपका रोल इसमें, ये ताकतवर हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तानियों का रोल है, सिर्फ कांग्रेस का रोल नहीं है। मैंने कांग्रेस का नहीं कहा, मैंने कहा 1962 से लेके 2014 तक जो इंडिया बना है वो एक ताकतवर इंडिया बना। उसमें वाजपेयी जी का भी रोल है, उसमें जनाब ये जो इल्जाम लगाया था पिंडी जाने वाला, उसका जवाब है आपके पास? हाँ जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला युवाओं को बोलते चाहिए पिंडी जाइए, रावलपिंडी जाइए। क्या मेरी बात सुन लीजिए, फारूक अब्दुल्ला को जब ये बात करें, मैं वहां पर था, मेरी ड्यूटी वहां पर ही थी। कभी मेरी बात सुन लीजिए, अनफॉर्चुनेट, जिस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को वाजपेयी के साथ पाकिस्तान अलाउ नहीं किया, ये कहते हैं जी रावलपिंडी जाए, रावलपिंडी गए, होता था रावलपिंडी बात होती थी, लेकिन तब जगमोहन जी थे, ये भूल जाते हैं। फारूक साहब का रोल नहीं था उस वक्त। पहली चीज ये है, हिस्ट्री को पढ़ें, मैं भी वहां था। फारूक अब्दुल्ला को पहली दफा जिस वक्त मिलिटेंसी शुरू हुई, तो पहला हमारा गुलाम मोहम्मद हलवाई पहला टारगेट बना पॉलिटिकल। ये क्यों भूल जाते हैं? कितने लोगों की लाशें हैं वहां, हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला को आज सर्टिफिकेट नहीं जरूरत है किसी का, उसने साबित कर दिया कि उसने कहा कि मैं इंडियन हूं, इंडियन मरूंगा, कई दफा कहा। ये बाकी क्यों नहीं कहता? वापिस रोकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा, एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं दोबारा इसको